दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल सच। स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि बीजेपी और आरएसएस की सोच बिल्कुल साफ। अगर देश जीतना है तो जरूरी है उत्तर प्रदेश में कमल खिलाना। वहीं दिल्ली में पानी की कमी को लेकर बीजेपी ने किया मटका फोड़ आंदोलन। केजरीवाल सरकार पर बोला तगड़ा हमला। वहीं चिराग पासवान का अपने समर्थकों के नाम खुला पत्र, बोले लोक जनशक्ति पार्टी हमारी थी और हमारी रहेगी। वहीं उत्तर प्रदेश सहित सभी चुनावी राज्यों में कोरोना को बड़ा मुद्दा बनाएगा विपक्ष। भाजपा वैक्सीन लेकर तैयार। वहीं शरद पवार की अगुवाई में आम आदमी पार्टी, आरजेडी और तृणमूल कांग्रेस समेत विपक्षी दलों की बड़ी बैठक। बीजेपी ने बोला हमला। वहीं मोदी से मुकाबले की तैयारी। प्रशांत किशोर बोले भाजपा को टक्कर नहीं दे सकता तीसरा या चौथा मोर्चा। वहीं स्मृति ईरानी का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बड़ा हमला। बोली पहले उनके हाथ खून से सने थे, अब दामन पर भी महिला के अत्याचार के दाग हैं। वहीं पंजाब का घमासान, नवजोत सिंह सिद्धू के बाद अब कैप्टन अमरिंदर सिंह भी हुए नाराज। वहीं कांग्रेस की बड़ी मुश्किल, पंजाब राजस्थान में थमी नहीं रार, अब कर्नाटक में मुख्यमंत्री चेहरे पर बड़ी रार। वहीं देवेंद्र फडणवीस का बड़ा ऐलान, बोले खुद गिरेगी महाविकास आघाड़ी सरकार, तब हम जनता को देंगे विकल्प। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, बीजेपी और आरएसएस की सोच बिल्कुल साफ। अगर देश जीतना है तो जरूरी है उत्तर प्रदेश में कमल का खिलना। ये आपको बता दें कि देश अगर जीतना है तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार जरूरी है। बीजेपी और संघ की ये सोच बिल्कुल स्पष्ट है, बल्कि इसे यूं कहें कि मौजूदा हालात में उत्तर प्रदेश हारना बीजेपी सहन नहीं कर सकती। बात सिर्फ 2022 की नहीं बल्कि 2024 की भी है। नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के 7 सालों में इस तरीके से बैठकों का दौर शायद ही कभी चला हो जैसा फिलहाल चल रहा है। राज की बात यह है कि बीजेपी और आरएसएस की बैठकों का हल्ला बोल और यूपी विजय को लेकर संघ परिवार के प्लान की बात। इस प्लान के तहत संघ परिवार और बीजेपी साइलेंट नहीं बल्कि वाइब्रेंट वोटरों पर फोकस करेगी। पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे और केंद्र के काम को आगे रखकर जनता के बीच में जाने की रणनीति को अमली जामा पहनाया जा रहा है। इसे और थोड़ा और आसान भाषा में समझें तो यूपी में नेतृत्व बदले बगैर वोटरों के सामने मोदी को लाकर सत्ता की बाजी जीतने की ये कवायद है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2022 की सियासी जंग को जीतने के लिए संगठन से लेकर सरकार तक के स्तर पर नीतियों और रणनीतियों के निर्धारण का काम वैसे अभी भी जारी है। असली चुनौती संगठन को साथ लेकर और सरकार के भीतर बन गए गुटों को पूरी ताकत के साथ जमीन पर उतारना है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने बूथ स्तर से लेकर बम्पर वोटिंग तक होने वाली हर जतन पर जद्दोजहद शुरू कर दी है। सियासत को साधने के लिए रणनीति की बात करें तो पहली यह है कि अब यूपी में जो भी फैसले और काम सरकार और संगठन के स्तर पर होंगे उसकी कमान और मॉनिटरिंग आला कमान के पास होगी। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि यूपी में चुनावों की तक राजनीति और प्रशासनिक फैसले अब दिल्ली से ही तय होंगे कि संगठन को कैसे जमीन पर उतरना है और सरकार को कहां पर फोकस करना है। आपको बता दें कि फिलहाल जो भी यूपी में फैसले लिए जाएंगे वो आला कमान लेगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतना बीजेपी के लिए इस बार भारी पड़ेगा, लेकिन बीजेपी पूरी ताकत झोंकेगी। और बड़ी खबर, दिल्ली में पानी की कमी को लेकर बीजेपी ने किया मटका फोड़ आंदोलन। केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना। ये आपको बता दें कि दिल्ली में इन दिनों जनता पानी के लिए परेशानियों का सामना कर रही है। पानी की किल्लत के बीच बीजेपी ने मंगलवार को मटका फोड़ आंदोलन किया। इस आंदोलन के जरिए बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। दिल्ली सरकार को जनता की परेशानी का जिम्मेदार बताते हुए सवाल किया कि कोरोना से जूझ रही जनता तक सरकार पानी क्यों नहीं पहुंचा रही। बीजेपी के नेताओं ने केजरीवाल सरकार पर जमकर हमला बोला। इस मौके पर मौजूद पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने कहा कि हर साल गर्मियों के मौसम में लोगों को पानी के लिए परेशान होना पड़ता है और सरकार इस बात को जानते हुए भी इस ओर कोई भी कदम नहीं उठा रही। इसके कारण नागरिक परेशान हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह मटका फोड़ आंदोलन दिल्ली में गली गली चलाया जाएगा ताकि सरकार तक नागरिकों की बात पहुंचाई जा सके। और बड़ी खबर, चिराग पासवान का अपने समर्थकों के नाम खुला पत्र, बोले लोक जनशक्ति पार्टी हमारी थी और हमारी रहेगी। ये आपको बता दें कि अपने चाचा पशुपति पारस की बगावत से अपनी पार्टी में टूट का सामना कर रहे चिराग पासवान ने समर्थकों और पार्टी नेताओं के नाम एक खुला पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने इस पूरे मसले पर अपना पक्ष रखा है। पार्टी में टूट के लिए चिराग पासवान और उनके समर्थक लगातार जेडीयू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका आरोप है
कि जेडीयू ने साजिश करके पार्टी को तोड़ने का काम किया है। पार्टी समर्थकों को लिखे अपने पत्र में चिराग पासवान ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर हमला बोला है। चिराग पासवान ने लिखा कि 2014 में जब लोजपा ने भाजपा के साथ गठबंधन किया था, तब नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर एनडीए से नाता तोड़ लिया था। चिराग पासवान ने दावा किया है कि 2017 में जब नीतीश कुमार वापस एनडीए में लौटे तो रामविलास पासवान उनके साथ काम करने के इच्छुक नहीं थे। पार्टी में टूट के बाद चिराग पासवान बीजेपी के समर्थन मिलने की उम्मीद जताते रहे हैं, लेकिन पार्टी सूत्रों के मुताबिक अब तक उन्हें वांछित समर्थन नहीं मिला है। इसका दर्द तब छलका था जब कुछ दिनों पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि अगर हनुमान को राम से मदद मांगनी पड़े तो फिर काहे का हनुमान और काहे का राम। बिहार चुनाव में चिराग पासवान ने खुद को मोदी का हनुमान कहा था। यही वजह है कि 2014 की याद दिलाकर नीतीश कुमार पर हमला करने के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी निष्ठा की भी याद दिला रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल बिहार की राजनीति में बड़ा घमासान जारी है। अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश सहित सभी चुनावी राज्यों में कोरोना को बड़ा मुद्दा बनाएगा विपक्ष, भाजपा वैक्सीन लेकर तैयार। ये आपको बता दें कि फिलहाल कोरोना महामारी की शुरुआत से ही इससे निपटने के तरीकों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में गंभीर मतभेद रहा है। केंद्र सरकार ने जहां पर अपने तरीकों को कोरोना की गंभीरता को कम करने में प्रभावी बताया, तो वहीं विपक्ष ने इसके लिए उसे कटघरे में खड़ा कर दिया और कहा कि सरकार कोरोना की भयावहता को भांपने और उससे निपटने में बिल्कुल नाकाम रही है। आपको बता दें कि आज जिस तरीके से राहुल गांधी ने कोरोना पर श्वेत पत्र जारी कर सरकार को घेरने की कोशिश की है और कोरोना फंड बनाने की मांग की है, उससे यह साफ जाहिर हो गया है कि विपक्ष इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में है। राहुल गांधी ने कोरोना के मुद्दे पर लगातार केंद्र सरकार को घेरने की भी कोशिश की है। उन्होंने कोरोना के पहले और दूसरे दौर के पहले ही इसकी गंभीर चिंताओं से देश को आगाह करने की भी कोशिश की थी। कांग्रेस का आरोप है कि उसकी इन चिंताओं को सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया और यही वजह रही है कि दूसरी लहर के दौरान कोरोना के कारण भारी संख्या में लोगों की मौत हुई है। और बड़ी खबर, शरद पवार की अगुवाई में आम आदमी पार्टी, आरजेडी और तृणमूल कांग्रेस समेत विपक्षी दलों की बड़ी बैठक, बीजेपी ने बोला हमला। जी आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो शरद पवार के नई दिल्ली स्थित आवास पर विपक्षी दलों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। शरद पवार की अगुवाई में हो रही इस बैठक में दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी, आरजेडी, तृणमूल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं ने भाग लिया। इसके साथ ही बैठक में हिस्सा लेने आए सीपीआई सांसद विनय विश्वम ने कहा कि सबसे अधिक नफरत वाली सरकार जो विफल रही, उसके खिलाफ ये सभी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक वाम ताकतों का एक मंच है। देश को बदलाव की जरूरत है और लोग बदलाव के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि उधर शरद पवार के घर पर विपक्षी दलों की हो रही बैठक पर बीजेपी की सांसद मीनाक्षी लेखी ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस तरीके की घटना उन नेताओं के द्वारा की जाती है जिनको लोगों ने नकार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रोफेशनल तरीके से उनको चुनाव लड़ना नहीं आता। इस तरीके की बैठक पहले भी होती रही हैं, लेकिन ने कहा कि कुछ कंपनियों का काम है कि सबको पीएम बनाने का वादा करते हैं और पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल बीजेपी के खिलाफ सभी दलों ने मोर्चा खोल दिया है। और ये बड़ी खबर, मोदी से मुकाबले की बड़ी तैयारी, प्रशांत किशोर बोले भाजपा को टक्कर नहीं दे सकता तीसरा या फिर चौथा मोर्चा। ये आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार से 15 दिनों के भीतर 2 बार मुलाकात करने को लेकर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का तीसरा मोर्चा बनाने को लेकर अटकलें जारी हैं। इस बीच प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि तीसरा या फिर चौथा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकता है। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी मोर्चे में अपनी भूमिका से भी इनकार किया है। आपको बता दें कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि मौजूदा राजनीतिक हालातों में तीसरे मोर्चे की कोई भूमिका नहीं है। प्रशांत किशोर का यह बयान ऐसे समय आया जब शरद पवार से उनकी मुलाकात को तीसरे मोर्चे की एकजुटता के तौर पर देखा जा रहा था। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सोमवार को मुलाकात की थी। इससे पहले शरद पवार के मुंबई स्थित घर पर 11 जून को दोनों की मीटिंग हो चुकी थी। सोमवार की मुलाकात के कुछ देर बाद ही शरद पवार ने मंगलवार दोपहर 4 बजे राष्ट्रमंच की बैठक का ऐलान किया था। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बाद यानी मंगलवार को पहली बार विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की। राष्ट्रमंच के बैनर तले ये मीटिंग हुई और 15 दलों के नेता शामिल हुए। आपको बता दें कि फिलहाल सभी दलों ने बीजेपी के खिलाफ हंगामा बोल करने का ऐलान कर दिया।
और ये बड़ी खबर, स्मृति ईरानी का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जोरदार हमला। बोली पहले उनके हाथ खून से सने थे, अब दामन पर भी महिला के अत्याचार के दाग हैं। ये आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि पहले तो उनके हाथ खून से सने हुए थे और अब दामन पर भी महिला के अत्याचार के दाग हैं। स्मृति ईरानी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे लोकतंत्र में शायद पहली बार देख रही हूं कि एक मुख्यमंत्री राज्य में लोगों को सजाए मौत होते इसलिए देख रही है क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री के पक्ष में वोट नहीं किया। स्मृति ईरानी ने कहा कि पहली बार ऐसा देश में हुआ है कि एक चुनाव के बाद परिणाम निकलने के बाद हजारों की तादाद में लोग अपना मकान, अपना गांव छोड़कर बॉर्डर तक क्रॉस पार कर गए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि और रहम की भीख मांग रहे हैं, ये कहकर कि हम अपना धर्म बदलने को तैयार हैं, लेकिन ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस हमें बख्श दे। स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि बंगाल में महिलाओं को घरों से उठाकर सार्वजनिक तौर पर उनका रेप किया जा रहा है, चाहे वो दलित महिला हो या फिर आदिवासी महिला हो। उन्होंने कहा कि एक 60 साल की महिला ने सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया है कि मेरे 6 साल के पोते के सामने मेरा रेप कर दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता और समर्थक हूं, और कितनों का रेप होते मुख्यमंत्री ममता बनर्जी देखेंगी। और ये बड़ी खबर, पंजाब में महाघमासान नवजोत सिंह सिद्धू के बाद अब कैप्टन अमरिंदर सिंह भी हुए नाराज। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के लिए पंजाब में मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इस बात से काफी नाराज हैं कि उन्हें बार बार दिल्ली बुलाकर कमेटी के सामने पेश होने को कहकर अपमानित किया जा रहा है। हालांकि वो अभी भी पार्टी अनुशासन के दायरे में रहते हुए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक बात अब और बिगड़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू चाहते हैं कि उन्हें राज्य कांग्रेस इकाई का अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं चाहते। सूत्रों के मुताबिक बार बार दिल्ली बुलाकर कमेटी के सामने हाजिरी करवाने से कैप्टन अमरिंदर सिंह काफी नाराज हैं, और अगर जल्दी ही कोई फैसला नहीं हुआ और कैप्टन अमरिंदर सिंह को ऐसे ही बार बार दिल्ली तलब करके अपमानित किया गया तो पंजाब में नए राजनीतिक समीकरण हो सकते हैं, यानी कि कैप्टन नई पार्टी भी बना सकते हैं। और ये बड़ी खबर, कांग्रेस की बड़ी मुश्किलें पंजाब राजस्थान में थमी नहीं रहा। अब कर्नाटक में मुख्यमंत्री चेहरे पर घमासान। ये आपको बता दें कि राजस्थान और पंजाब जैसे राज्यों में अंतरकलह से जूझ रही कांग्रेस में अब कर्नाटक में भी नाटक शुरू हो गया है। यूं तो पार्टी यहां पर विपक्ष की भूमिका में है और चुनावों के लिए 2 साल तक का वक्त बाकी है, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए अभी से रार शुरू हो गई है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और हाईकमान के करीबी कहे जाने वाले डीके शिवकुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खेमों में बटी दिख रही है। कुछ विधायक शिवकुमार के पक्ष में नजर आते हैं तो वहीं कुछ लोग सिद्धारमैया को ही अपना नेता मानते हैं। इस बीच पार्टी के मुख्यमंत्री फेस को लेकर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। और ये बड़ी खबर, देवेंद्र फडणवीस का बड़ा ऐलान। बोले खुद गिरेगी महाविकास आघाड़ी सरकार तब हम जनता को देंगे विकल्प। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि एक दिन ये खुद ही गिर जाएगी। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एक दिन ये सरकार खुद ही गिर जाएगी, तब तक हम एक मजबूत विपक्ष के तौर पर काम करते रहेंगे। जिस दिन ये सरकार गिर जाएगी हम जनता को विकल्प देंगे। हमें भरोसा है कि 2024 में होने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी पूरे तरीके से साफ हो जाएगी। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सरकार किसानों और मराठा आरक्षण के मुद्दे पर बात करने से बच रही है और सो रही है। उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से बुलाई गई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग के बीच छोड़कर निकले देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये सरकार जन सरोकार के मुद्दों पर बात करने से बच रही है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।